देखो ध्यान से, वर्क एनर्जी एंड पावर आज हम लोग पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क क्या है। ये वर्क के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो सबको जो जानकारी है पहले उसको देखिए। सबको लोग जानते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बात तो सभी को पता है, शायद ही कोई होगा जिसको नहीं पता होगी। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क होने के लिए कंडीशन क्या है? वर्क तभी होगा जब किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई किया जाए और फोर्स अप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट हो। वर्क इज सेड टू बी डन इफ सम डिस्प्लेसमेंट इज अकर। ठीक है, अगर सम डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तभी वर्क होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन एक सिचुएशन देखिए ध्यान से, जैसे कुली है। कुली क्या करता है? अपने ऊपर वेट रखता है, वेट रख के चलता है। जब कुली अपने ऊपर वेट रख के चलता है तो क्या होता है? ये वेट रखा गया, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और वो चलेगा आगे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन वर्क डन नहीं हो रहा है, वर्क डन नहीं होता है। पता है आप लोगों को ये बात कि नहीं पता? साइंस के अकॉर्डिंग जो कुली है रेलवे स्टेशन में वो जीरो वर्क करता है। पता है सबको? नहीं पता? आज जान लो। साइंस के अकॉर्डिंग वो कितना काम करता है? जीरो। अब क्यों करता है समझो ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये मास m है, इसमें आपने फोर्स अप्लाई किया F सम एंगल से। इसमें आपने फोर्स अप्लाई किया सम एंगल से। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बन रहा है। थीटा एंगल लगाने से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है S। थीटा एंगल लगाने से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है S। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? तो F cos थीटा लग रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स, और इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है S। तो इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क इज इक्वल टू फोर्स क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ से कितना आ जाएगा? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी को? हम लोग जानते हैं A डॉट बी इज इक्वल टू होता है A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसको आप लिख सकते हो AB कॉस थीटा। ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? F डॉट S। और आपको पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट करने से जो आंसर आता है वो स्केलर आंसर आता है। डॉट प्रोडक्ट करने से जो आंसर आता है वो कैसा आता है? इसी वजह से वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई अगर आपसे पूछता है कि वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो उसका रीज़न आप ऐसे बता सकते हैं कि F और S का डॉट प्रोडक्ट करने से W आता है, और F डॉट S क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट से आंसर कैसा आता है? स्केलर आता है। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? अब देखिए कुली के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो थीटा है, अगर आपसे पूछा जाए तो थीटा आप बताएंगे F और S के बीच का एंगल।
थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एफ एंड एस। ठीक है। तो अब कुली वाले केस में देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया, उसका वेट नीचे लग रहा है, मतलब फोर्स नीचे लग रहा है, वो चल आगे रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री अगर है तो वर्क क्या होगा? cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो पुली कितना काम करता है? 0, लेकिन पैसे लेता है। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा पॉजिटिव वर्क डन कब मिलेगा? पॉजिटिव वर्क डन की कंडीशन बताओ। cos थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से बड़ी होती है और 90 से कम होनी चाहिए। 0 भी चलेगा लेकिन 90 नहीं चलेगा। 90 अगर आप रख दोगे इसमें डायरेक्ट तो आंसर 0 आ जाएगा। इस वजह से 90 वाले में इक्वल नहीं लगाया गया है। तीसरा केस है निगेटिव वर्क डन की कंडीशन। निगेटिव वर्क डन कब मिलेगा? निगेटिव वर्क डन की कंडीशन होती है 90 से बड़ा, 180 से छोटा, या 180 भी हो सकता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। जिन लोगों को नहीं मालूम वो याद कर लें। यहाँ पर ये होता है रूल ASTC। ए मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है, यहाँ 360 होता है, यहाँ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होते हैं, यहाँ पर टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा और सारे नेगेटिव होते हैं। तो 0 से 90 के बीच में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जब ये cos थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क डन कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, कॉस माइनस में होता है। इस वजह से 90 से बड़ा और 180 से इस फार्मूले की खासियत, ये फार्मूला तभी लगाएंगे आप जब आपको क्वेश्चन में फोर्स कांस्टेंट दिया जाएगा। फोर्स कैसा दिया जाएगा? जब फोर्स कांस्टेंट दिया जाएगा तभी आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तब आप इस फार्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। जब फोर्स वेरिएबल होगा उसके लिए भी अलग केस सिखाया जाएगा आपको। ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, जैसे आपको हम एक एग्जांपल लें, W बराबर F.S का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे पूछ सकता है? इस फार्मूले का देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। आपको दिया जाएगा इफ़ F वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और S दिया जाए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है। तो F आ गया, S आ गया, और आपसे कहा जाएगा वर्क डन बताइए। क्या कहा जाएगा आपसे? वर्क डन बताइए। तो वर्क डन आपसे पूछा जाएगा। तो वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? वर्क इज इक्वल टू F.S। तो यहाँ से आपका आएगा 2i कैप 4j कैप प्लस 3k कैप डॉट 3i कैप 2j कैप प्लस 4k कैप। इस 3 का इंटू कराइए इससे, इसका इससे करिए, इसका इससे करिए, 26 जूल।
याद कर लीजिए, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क एम के सिस्टम में होती है, सीजे सिस्टम में क्या हो जाएगी? और जैसे वर्क बराबर हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है? एस का यूनिट क्या होता है? तो यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गया? एक यूनिट ये भी याद रखना है। फिर डब्ल्यू बराबर हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह मास इंटू एक्सलेशन इंटू एस। मास का यूनिट क्या होता है? के जी। ए का यूनिट क्या होता है? एच का यूनिट क्या होता है? कितना आ जाएगा? के जी। ठीक है, अब इसी से और बना सकते हैं। ये तो आ गया एम के सिस्टम में। अगर इसी को सीजीएस में लिखे तो क्या हो जाएगा? सीजीएस में जीएम सीएम स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, सिंपल। फॉर्मूले से आपको यूनिट निकालना सीखना है, ठीक है। बी वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा? 1 जूल। W इक्वल टू 1 इंटू 1 मतलब 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी में 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाए और 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने से वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो उसमें, तो वो क्या कहलाएगा? जो वर्क डन होगा बॉडी में वो कितना होगा? 1 जूल। बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, मतलब फोर्स की जो वैल्यू है वो बदल रही है डिस्टेंस के साथ। अगर मान लीजिए आप इसमें फोर्स लगा रहे हैं, शुरुआत में इसको चलाने में फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जब ये चलने लगेगा तो फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता? तो जनरली फोर्स कांस्टेंट तो लगा ही नहीं पाता इंसान, थोड़ा बहुत तो चेंजिंग होती ही रहती है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स जब आपको बातचीत की जाएगी तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपने एक ब्लॉक बनाया, इसमें आपने फोर्स लगाया, ठीक है। इसको डिस्प्लेस करा करके आप यहाँ तक ले आए हैं। अभी पोजीशन मान लीजिए x1 है, फिर पोजीशन इसकी क्या हो जाती है? x2 हो जाती है। ये ओरिजिन है मान लो यहाँ पर, ठीक है। ओरिजिन ये है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला के ला रहे हो ऐसे। तो ये जो फोर्स है ये आपका वेरिएबल है। फोर्स आपका यहाँ पर क्या है? वेरिएबल, डिस्टेंस के साथ बदल रहा है। वेरिएबल का मीनिंग क्या है? डिस्टेंस के साथ बदल रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगी वैसे वो बदलेगा। एफ की वैल्यू एक्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तब क्या करेंगे आप? इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कराएंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया आपने। जब आप इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कराएंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस कराने में कितना वर्क करना पड़ रहा है ये पता लगाएंगे। थोड़ा सा खिसकाने में कितना काम करना पड़ रहा है ये पता लगाएंगे। तो जब थोड़ा सा खिसकाएंगे तो थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा, जब थोड़ा सा खिसकाएंगे तो थोड़ा सा ही वर्क डन करना पड़ेगा। और थोड़ा सा वर्क डन को DW से डिनोट करते हैं। थोड़े से वर्क डन को किसे डिनोट करते हैं? DW से। और DW बराबर आपका हो जाएगा F डॉट DX। वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इस वजह से, F डॉट DX। यहाँ वाले केस में DX का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो बीच का एंगल 0। बीच का एंगल क्या है? 0, ठीक है। तो जब बीच का एंगल अगर 0 है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा इस वाले केस में? F का मैग्नीट्यूड DX का मैग्नीट्यूड cos 0, AB cos थीटा। थीटा क्या होगा? 0। इसको आप लिख सकते हैं F DX।
तो ये जो केस है ये वो केस है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। तो ये कौन सा वर्क डन आया है? थोड़ा सा खिसकाने का वर्क डन आया है, थोड़ा सा खिसकाया उतने का वर्क डन, और इसको x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक ले जाना है हमें, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाना है। तो कितना वर्क डन होगा वो पता लगाना है। तो आप लोगों को सिखाया गया है कि जब भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन या कोई भी स्मॉल अमाउंट निकालने के बाद कंप्लीट निकालना हो तो उसके लिए करते हैं इंटीग्रेशन। क्या करते हैं? तो यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या कर देंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। अब बात आती है कि वर्क डन लिमिट क्या होगी। तो यहाँ पर जैसे x लिखा है तो यहाँ पर x की लिमिट लगाई जाएगी, यहाँ पर w लिखा है तो यहाँ पर w की लिमिट लगाई जाएगी, यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर x की लिमिट लगाई जाएगी, यहाँ w लिखा है तो यहाँ w की लिमिट लगाई जाएगी। तो अगर हम इस पोजीशन की बात करेंगे तो ये x1 है और ये कहाँ तक जा रही गाड़ी? x2 है। अगर x1 पोजीशन पे वर्क डन जो हो चुका है वो w1 नाम दे दिया जाए और यह w इनिशियल दे दिया जाए, ठीक है, इसका नाम w2 दे दिया जाए, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है w के रिस्पेक्ट में? 1 का इंटीग्रेशन w के रिस्पेक्ट में w होता है। 1 का इंटीग्रेशन w के रिस्पेक्ट में। अब जिनको नहीं मालूम है वो यहाँ देख लें 1 मिनट। इंटीग्रेशन ऑफ इस 1 को लिख देंगे आप w, जो यहाँ लिखा होगा उसकी पावर 0। जिनको नहीं मालूम वो टेंशन ना लें। इस 1 को लिख दिया w की पावर 0। 1 को क्या लिख दिया? किसी की भी पावर 0 1 होता है। और इसके बाद आपको ये सबको फार्मूला पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है? जिन लोगों को नहीं आता इंटीग्रेशन तो वो एक्सक्यूज ना दें कि हमारा छूट गया है, अभी जान लो। और इस फार्मूले की खासियत क्या है? इस फार्मूले की खासियत है बेस यहाँ पर आपका वेरिएबल होना चाहिए और पावर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आपका ये फार्मूला एप्लीकेबल है। बेस क्या होना चाहिए? पावर क्या होना चाहिए? तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल है। तो अब देखिए यहाँ पर बेस क्या है? वेरिएबल। पावर क्या है? इस वाले फार्मूले में n की जगह 0 रख दीजिए, x की जगह w रख दीजिए। क्या बनेगा यहाँ से? w की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, ठीक है, प्लस c। तो आ जाएगा w प्लस। एक बात और याद कर लो, जब यहाँ पर लिमिट लगी होती है तो प्लस c नहीं लगाते हैं। तो इतने कम सेकेंड्स में, 1 मिनट से भी कम लगा होगा, हमने इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको। सब लोग याद कर लो, जो फिजिक्स में यूज होने वाला इंटीग्रेशन है, ये जस्ट एक रिवीजन है, कराया है, जिससे कि नया हो जाए कि ये फार्मूला कब एप्लीकेबल होता है। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n कब एप्लीकेबल होता है? बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट। याद कर लो, सारे डेरिवेशंस में फिजिक्स में ये यूज होना है, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, तो ही ये लगेगा। और यहाँ पर अगर लिमिट लगी है तो ये प्लस c नहीं लगाना है, और लिमिट नहीं लगी है तो प्लस c लगाना है। इतना कंप्यूटर में फिट कर लो। कर लिया फिट सभी ने? तो यहाँ से आ जाएगा w, फिर ऐसे लिमिट लगाते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पर w1, फिर यहाँ लिखते हैं w2 इज इक्वल टू। अब इस f के बारे में हमने आपको बता दिया ये वेरिएबल है। क्या बता दिया हमने? इस तरफ आ जाइए, f है वेरिएबल। तो जब f वेरिएबल है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा। जब इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा तो अंदर ही रहेगा। तो x1 से x2 f dx। कुछ नहीं कर सकते इसको आप अभी फिलहाल, क्वेश्चंस में करेंगे।
अब आप क्या करेंगे, इस लिमिट को उठाएंगे, पहले यहाँ पर रखेंगे, रूल समझे, लिमिट लगाना, इस वैल्यू को उठाएंगे यहाँ रखेंगे, कितना आएगा W2 माइनस इसको रखेंगे W1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 f dx। और ये W2 माइनस W1 को ही बोलते हैं नेटवर्क डन। नेटवर्क डन कितना हो जाएगा, x1 से f dx। तो सभी को क्या याद रखना है कि जब भी फोर्स वेरिएबल दिया गया होगा, वर्क डन निकालना होगा, तो फोर्स का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसका देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको दिया जाएगा एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फाइंड W फॉर x इज इक्वल टू 0 to 1 मीटर। ये एक हमने क्वेश्चन खुद से लिया है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, f बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फाइंड द वर्क डन फॉर x बराबर 0 से 1 मीटर। मतलब एक ब्लॉक है जिसमें फोर्स F लगाया जा रहा है, F का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मतलब डिस्टेंस के साथ वो इस तरीके से वेरी कर रहा है, और 0 से लेके 1 मीटर तक खिसकाने में कितना काम करना पड़ेगा वो हमको पता लगाना है। तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि फोर्स कैसा है, यहाँ पर वेरिएबल है, कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा, ये वाला यूज किया जाएगा। तो तुरंत डायरेक्ट आपको लगाना है W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f dx x1 से x2। तो x1 कितना दिया गया है 0, x2 कितना है 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन रिवाइज कराने का वजह क्या थी। अब जिसको इंटीग्रेशन अगर नहीं पे पहले क्लियर हुआ है तो आज क्लियर करने का समय मिल रहा है, दोबारा से कर लें। यहाँ पर बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, क्या बनेगा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस यहाँ पर 1 है, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और यहाँ पर 1 है, इसको लिख देंगे x की पावर 0, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। यहाँ पर इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके ये जो लिमिट लगी है ये लिमिट लगा देंगे। अगर किसी को इस पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो अभी भी बता सकते हैं आप, है क्या किसी को दिक्कत? इसके बाद आपको इस लिमिट को उठाना है, यहाँ पर x जगह रखना है, तो आएगा 1 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 1 की पावर 2 अपॉन 2, 1 की पावर 1 अपॉन 1, माइनस लगाना है, इस जीरो को उठाना है, फिर से यहाँ रखना है, 0 की पावर 3 अपॉन 3, 0 की पावर 2 अपॉन 2, 0 की पावर 1 अपॉन 1। फॉर्मेलिटी के लिए लिख के दिखाने में कोई बुराई नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो। 1 की पावर 3 आ गया 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1, ये 0 हो गया। 6 का एलसीएम लीजिए, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, और यहाँ से 6 आ गया, 11/6 जूल। क्या आया 11/6 जूल। किसी कोई प्रॉब्लम? जल्दी से नोट कर लो।